नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, जहां पर उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से उभरने के लिए वैक्सीनेशन एक उम्मीद है। हमने शुरू से ही वैक्सीनेशन अभियान को डिजिटल माध्यम से जोड़ा रखा है और अब सभी को एक साथ मिलकर आगे आने की जरूरत है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि कोरोना संक्रमण से जितने भी देशों में लोगों की मौत हुई है, मैं उन सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। कोई भी राष्ट्र कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन वो इस तरह की महामारी का सामना अकेले नहीं कर सकता। पंजाब में बिजली संकट पर हंगामे के बीच में शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। वहीं पर उनकी ओर से कहा गया कि आज पूरा पंजाब सड़कों पर उतरा हुआ है, बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है। नहरों में पानी नहीं है, बिजली ना होने के कारण खेतों में ट्यूबवेल नहीं चल रहे। वहीं पर कांग्रेस अपनी हार मान चुकी है। आज कोई अपना फोन तक नहीं। जून में पैडी की सोइंग है, गर्मी होती है, खपत ज्यादा होती है, आपने उसका क्या किया? राजपुरा का थर्मल प्लांट बंद है, सारे सरकारी थर्मल प्लांट बंद कर दिए और आज बिजली की किल्लत करके इंडस्ट्री बंद कर दी है, जबरन बंद करके 2 दिन बंद कर दी, ना इंडस्ट्री चल रही है। खेतों में पानी नहीं जाने करके फसल बर्बाद हो रही है और बच्चों की बेचारों की पढ़ाई जो सारी ऑनलाइन है, आज कोई अपना फ़ोन तक नहीं चार्ज कर सकता। घरों में क्या हाल है, दुकानों में क्या हाल है। ये कांग्रेस सरकार सिर्फ आपसी लड़ाई में, आज उनका एक साबका मंत्री जो बहुत सुझाव दे रहे हैं, उनको तो पावर मंत्री बनने का मौका दिया गया था, लेकिन उसको ठुकरा के ना सुधार किया और आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 8 लाख का तो उनका ही बिजली का बिल बकाया है। जो किसानों का मुफ्त बिजली देते हैं, 5,000 करोड़ सरकार ने किसानों की बिजली का PSPCL को बकाया छोड़ा हुआ है। 40 सरकारी दफ्तरों का तकरीबन 2,500 करोड़ उनका बकाया पड़ा हुआ है, 15,000 करोड़। तो जो सरकार ही अपने बिजली बोर्ड को पैसे नहीं देगी, लोगों की तो 2 महीने में काट देते हैं, मीटर उठा के ले जाते हैं। बिजली का बिल नहीं भरा तो आपका काट दी बिजली। तो सरकारी दफ्तरों में और कैप्टन साहब के फार्म हाउस में क्यों नहीं काटी जा रही है? खुद तो 60 इसी चला के मुख्यमंत्री साहब अपने फार्म हाउस में बैठे हुए, ट्विटर वॉर आजकल सारा कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत के लोग ही देश में दंगे कराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों ने निर्दोष मुसलमानों पर कार्यवाही की। हिंदू मुसलमान भाई भाई हम सब एक हैं। यही भाजपा संघ और विश्व हिंदू परिषद। अरे मोहन भागवत जी, आप ही के चेले चपाटे हैं जो इस देश में दंगे कराते हैं। मोहन भागवत जी ने मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मोहन भागवत जी जिन निर्दोष मुसलमानों के साथ बर्ताव आपकी भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने किया है, नरेंद्र मोदी जी नंबर 1, योगी आदित्यनाथ नंबर 2, इनके खिलाफ आप क्या बात करेंगे? क्या गोधरा कांड के अंदर नरेंद्र मोदी जी अपराधी नहीं है निर्दोष मुसलमानों की हत्या करवाने में? क्या आदित्यनाथ जी ने वहां पर जिस प्रकार से उन्होंने व्यवहार किया, निर्दोष मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की उन्होंने, क्या उनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? अरे आपने जहर बो दिया है वर्षों से, शिशु मंदिर से लेकर और जो आपका बौद्धिक प्रशिक्षण होता है, आपने धर्म के आधार पर लोगों के मन में जो जहर बो दिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने 150 से अधिक स्थानीय मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात करी है। मुख्यमंत्री ने बताया है, सभी ने इस बात पर सहमति व्यक्त करी है कि राज्य के कुछ हिस्सों में जनसंख्या वृद्धि विकास के लिए खतरा है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार राज्य के जातीय मुस्लिम समुदाय के लोगों की सदस्यता वाले 8 उप समूह गठित करेगी, जो समुदाय के विकास पर अगले 3 महीने में रिपोर्ट पेश करेंगे। शर्मा ने कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के विकास के लिए एक नया मसौदा यहां पर तैयार किया जाएगा। Among the 5 states of the country, then we have to manage our population explosion. So that has been agreed today. However, in order to achieve that, it has been emphasized that 8 subgroups should be constituted. One subgroup will work on health,
one subgroup will work on education, one subgroup will work on population stabilization, one subgroup will work on cultural identity, one subgroup will work on financial inclusion, one subgroup will work on women empowerment, one subgroup will work on the skill development. Discuss various issues confronting the religious minorities of Assam, more particularly the indigenous Assamese minority community. They have a distinct identity, they have a rich cultural tradition and heritage. The meeting has emphasized that the uniqueness of indigenous Assamese Muslims should be protected and should be preserved. However, in a broader landscape, it has been agreed that the population explosion in some part of Assam has posed a real threat for the development of Assam, more particularly in the economic sense, and if at all we have to become among the 5 states of the country, then we have to manage our population explosion. So that has been agreed today. तो आपने सुना सीएम की ओर से जो बयान दिया गया है, और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मनीष कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। बिल्कुल जी मनीष जी, सीएम की ओर से जो बयान दिया गया है, क्या कुछ इसके राजनीतिक मायने निकलते हैं? आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ा राजनीतिक मायना है। एक कल ही मोहन भागवत ने भी गाजियाबाद में मुस्लिमों को और हिंदुओं को जो एक दूसरे के प्रति कैसे संभावना ने जो बयान दिया है, उसके पहले हेमंत बिस्व शर्मा का भी ये महत्वपूर्ण बयान है। असम ऐसा राज्य होगा पूरे देश में जहां पे जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए ये बड़ी बैठक हुई है। 150 से अधिक मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवी, कला, संस्कृति, फिल्म से जुड़े लोग शामिल थे, जिसमें हेमंत बिस्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पूरे जोर देके कहा कि 2 बच्चों की नीति जो है असम में लागू होगी। जो 2 बच्चों का परिवार होगा उन्हें ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। और इसके लिए जो बैठक हुई है उसमें ये सहमति बनाने के लिए उन्होंने ये बैठक की थी कि सब लोग इस बात को माने, अगर असम को देश के 5 टॉप राज्यों में, जैसा कि उन्होंने कहा है बयान में, कि अगर आना है तो उनको जनसंख्या नियंत्रण पर करना होगा। साथ ही स्थानीय मुस्लिम हैं जिनको नागरिकता मिली हुई है, उनका इशारा बांग्लादेशियों के खिलाफ है कि जो बांग्लादेश से आके मुस्लिम निवास कर रहे हैं असम में, उनके वजह से आबादी ज्यादा बढ़ी है। हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि स्थानीय मुस्लिमों को संरक्षित करना है और स्थानीय असामीज जो हैं नागरिक, उनको करना है ताकि अनुपात में रहे। और जो यहाँ पे एक तरह से बहुत बड़ी चुनौती है जनसंख्या का विस्फोट, भी उन्होंने बोला कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, उसको रोकना होगा ताकि हम, और उन्होंने 8 उप समितियों का भी उल्लेख किया है कि 8 उप समितियां बनाई गई हैं जो विभिन्न सेक्टरों में विकास को कैसे आगे बढ़ाना है इसके लिए वो उपाय सुझाएंगे। लेकिन मनीष जी, जिस तरीके से इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वाकई जनसंख्या अगर बढ़ेगी इस तरीके से तो बहुत सारे विकास जो है वो रुकते हुए नजर आएंगे, या कह सकते हैं बहुत सारी विकास की योजनाएं जो हैं वो हर इंसान तक नहीं पहुंच पाएगी अगर इसी तरीके से जनसंख्या बढ़ती रही। लेकिन पर्टिकुलर सीएम की ओर से एक समुदाय को लेकर जो बयान दिया गया है, बेशक आसाम की बात करें तो वहां के लोगों की ओर से शायद अभी तक विरोध नहीं किया गया, लेकिन बहुत सारे दूसरे स्टेट है जहां के मुस्लिम समुदाय की ओर से इस बात को लेकर विरोध किया गया कि सीएम ने पर्टिकुलर एक ही समुदाय को लेकर इस तरह की बातें क्यों कही है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल बात सही है। MIM के जो चीफ हैं ओवैसी, उनके तरफ से भी प्रतिरोध हुआ था, विरोध जताते हुए बात कही। लेकिन देखिए, उन्होंने साफ इसलिए जो सबसे बड़ी पहल असम के मुख्यमंत्री की तरफ से जो हुई है वो यही हुई है कि सभी जो समुदाय के बौद्धिक लोग हैं उनको उन्होंने बुला के बैठक की, अपने एजेंडे को, अपनी सरकार की नीतियों का जो सरकार का रोड मैप है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, उसको सामने रखा। और चूंकि जो जनगणना के हिसाब से जो रेशियो सरकार के पास रिपोर्ट आई है उसमें स्थानीय जो असम के लोग हैं उनकी संख्या काफी घटी है, अनुपात में मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या बढ़ी है। उनका इशारा साफ है कि जो बांग्लादेश से लोग आके यहाँ किसी न किसी तरीके से नागरिकता लेके या इस प्रदेश में रह के आबादी का बोझ बढ़ा रहे हैं, उसको नियंत्रित किया जाए। उनका विरोध स्थानीय
जो मुस्लिम है, असम के जो मुस्लिम है, असम में निवास करने वाले, उन पे नहीं है। बिल्कुल। उनका संकेत, उनका जो साफ जो उद्देश्य है, उनका कहना है कि जो बाहर से लोग आए हैं, खास करके बांग्लादेश से मुस्लिमों की संख्या असम में बहुत ज्यादा है। बिल्कुल तो बिल्कुल उनका एक सेंसस, बिल्कुल मनीष जी, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बांग्लादेश से जो मुस्लिम आसाम में आए हुए हैं, इनकी वजह से सरकार की ओर से जो जनहित के लिए योजनाएं चलाई गई है वो वाकई आसाम के जो लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पाती। यही एक बड़ा रीजन मान सकते हैं कि सीएम की ओर से बात कही गई है। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जो ये मॉडल यहाँ पर बनाने की कवायद की जा रही है और अगर ये मॉडल सक्सेस होता है तो आपको लगता है धीरे धीरे और भी देश में इसे लागू करना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में भी चर्चा है कि जनसंख्या नियंत्रण नीति तैयार की जाए और लागू की जाए, चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश में भी। असम में उसको 2 कदम आगे बढ़ाते हुए जो हिमंत बिस्व शर्मा है असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने आगे बढ़ा दिया है, चीजों को उन्होंने रख दिया है। और आने वाले समय में अगर ये सहमति बन, जो जैसा कि सीएम ने दावा किया कि सहमति बनी है, तो कहीं न कहीं अगली जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें हो सकता है कि वो ड्राफ्ट लेके आए। सहमति बनने के बाद में हमारी सरकार की पॉलिसी है जनसंख्या को नियंत्रित करने का। तो एक तरह से उन्होंने संदेश पूरे देश को दे दिया है और कहीं न कहीं जो भी भाजपा शासित राज्य होंगे वहां कम से कम इसकी शुरुआत आप मान सकते हैं कि होने वाली। ठीक है, चलिए मनीष जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती टाइम निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। आप नेता राघव चड्ढा ने प्रेस वार्ता करके कहा है कि किसानों के खिलाफ दर्ज मामले में बीजेपी उपराज्यपाल के जरिए केजरीवाल सरकार की वकील हटाकर अपने वकील लाना चाहती है। वहीं पर राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी बनाम किसान देश में कई महीनों से चल रहा है। निर्दोष किसानों को फंसाने के लिए बीजेपी अपना वकील लाना चाहती है। दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान उपलब्ध करवाने के लिए विजन को पूरा करने की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हुए वर्चुअल माध्यम से निपुण भारत नामक मिशन का शुभारंभ किया। डॉक्टर निशंक ने कहा है कि निपुण भारत मिशन में प्री स्कूल से लेकर कक्षा 3वीं तक के 3 से 9 साल के बच्चों पर फोकस किया जाएगा और कक्षा 4 और 5 के उन बच्चों को अतिरिक्त शिक्षा सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी जिन्हें बुनियादी कौशल प्राप्त नहीं हो सका। दिल्ली में कोरोना काल के चलते स्कूल बंद है। ऐसे वक्त में केजरीवाल सरकार स्कूलों में भवन निर्माण के कार्य पर तेजी लाने पर जोर दे रही है। इसके लिए दिल्ली में उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन लगातार निर्माण कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ ही वो अधिकारियों को जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश भी दे रहे हैं। और इसी कड़ी में सोमवार को भी सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ने कई स्कूलों का दौरा किया और स्कूलों में कक्षाओं की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी उनकी ओर से दिए गए। राष्ट्रीय जनता दल अपना 25वां स्थापना दिवस मना रही है। लंबे अरसे बाद में आज पार्टी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। स्थापना दिवस के अवसर पर लालू यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने लोजपा के स्वर्गीय नेता रामविलास पासवान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी। वहीं पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, मिट जाएंगे लेकिन टूटने वाले नहीं हैं। मेरे राज को जंगल राज बोला जाता था क्योंकि वो गरीबों का राज था। अरसे से बिहार में रोटी एक तरफ पक रही थी। जब मैंने पलटा तो लोगों को दिक्कत होने लग गई। तब चिल्लाने लगे कि जंगल राज आ गया, जंगल राज आ गया। राष्ट्रीय जनता दल को ये दल है, ये हम विश्वास दिलाना चाहते हैं लोगों को कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मिट जाएंगे, मिट जाएंगे, देखिए हम लोग टूटने वाले नहीं हैं। तो बोलता था जंगल राज, जंगल राज। ये देखो मैंने क्या गरीबों का धागा पता नहीं कहा, क्योंकि गरीब लोगों का राज था। सैकड़ों बरस से रोटी एक तवा पर जल रही थी एक तरफा,
उस जनता के गरीबों के सहारे हमने पलट दिया। रोटी को पलटा और वो लगातार क्रम शुरू हुआ। इससे लोगों को बहुत तकलीफ कि जंगल राज आ गया। जंगल राज हम लोगों को जंगली। लोजपा के संस्थापक स्वर्गीय नेता रामविलास पासवान का असली वारिस होने का हक जताने की कोशिश सोमवार को लड़ाई में तब्दील हो गई है। बेटे चिराग पासवान और भाई पशुपति कुमार पारस दोनों ने सोमवार को जयंती के बहाने ये जताने की कोशिश करी है कि लोजपा की कुर्सी के असली हकदार वही है। आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत के लिए चिराग पासवान पटना पहुंचे। हाईकोर्ट के पास ग्रिल बंद होने के कारण अंबेडकर मूर्ति पर माल्यार्पण न कर पाने से नाराज चिराग पासवान धरने पर वहीं बैठ गए। वहीं पर चिराग का यह कहना था कि उन्होंने इसकी जानकारी पहले से ही प्रशासन को दे दी थी, बावजूद इसके प्रशासन ने उन्हें रोका। वहीं जमुई सांसद के साथ में समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता बड़ी तादाद में जमा थे। कुछ देर वहीं बैठे रहने के बाद अंबेडकर मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर चिराग वैशाली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली रोड स्थित निम्स हॉस्पिटल को एक और नई सफलता मिली है। ऑर्थोपेडिक विभाग ने 104 वर्षीय महिला इलायची बानो के कूल्हे का सफल ऑपरेशन किया है। सीकर निवासी इलायची बानो कई दिन पहले घर पर बाथरूम में अचानक गिर गई थी। परिजनों ने जयपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां पर डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करने के लिए मना किया। फिर परिजन उन्हें निम्स के ऑर्थोपेडिक विभाग में लेकर आए, जहां पर ऑर्थोपेडिक डायरेक्टर डॉक्टर विनय सिंह और उनकी टीम ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया, जिसके 3 दिन बाद मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं पर डॉक्टर विनय सिंह ने बताया है कि यह ऑपरेशन बहुत ही क्रिटिकल था, लेकिन फिर भी हमारी टीम ने ऑपरेशन में सफलता हासिल करी। वहीं परिजनों ने निम्स हॉस्पिटल का आभार व्यक्त किया। 4 दिन पहले हमारे पास 104 वर्ष की एक महिला आई थी जो कि घर में गिर गई थी और उनका कूल्हा टूट गया था। उनका नाम इलायची बानो है। तो उन्होंने शुरू में जयपुर के किसी अस्पताल में भर्ती हुई, परंतु किसी कारणवश वहाँ पे उनका ऑपरेशन नहीं हो पाया। तो उन्होंने मुझे संपर्क किया और आज से 3-4 महीने पहले भी हमने एक 101 साल की औरत का सफल कूल्हे का ऑपरेशन किया था और आज वो बढ़िया से अपने पैरों पे चल रही हैं। तो ये जब हमारे पास मरीज लेके आए तो रिश्तेदारों के 1-2 वाजिब सवाल थे। एक तो क्या अभी कोरोना चल रहा है, क्या इनका इलाज हो पाएगा? दूसरा, इनकी उम्र इतनी ज़्यादा है, ऑपरेशन कराने का कोई फ़ायदा है कि नहीं? तो मैंने इनको समझाया कि निम्स अस्पताल में हम सारे कोविड प्रोटोकॉल के थ्रू ऑपरेशन कर रहे हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। और उम्र 104 साल होने के बावजूद भी मैं लोगों को हमेशा यही समझाता हूं कि अगर इस उम्र में हम अगर ऑपरेशन ना करें तो मरीज के बचने की संभावना एकदम नहीं के बराबर होती है। आप अगर इन मरीजों का ऑपरेशन करते हैं और अच्छे से करते हैं और इलाज अच्छा मिलता है तो इनमें से काफ़ी मरीज बच सकते हैं। तो परिवार ने हम पे भरोसा दिखाया, हमने इनका कूल्हा बदला और आज 4 दिन हो गए हैं ये अपने पैरों पे चल रही हैं, बिल्कुल दर्द में नहीं है। परिवार भी खुश है और मुझे भी इस बात की बड़ी खुशी है कि आज अपने पैरों पे चल के वो घर जा रही हैं। कूल्हे की हड्डी टूट चुकी थी और इनको अभी निम्स हॉस्पिटल के द्वारा ऑपरेट किया गया है और बहुत ही सफल ऑपरेशन किया गया है। और इसके लिए मैं निम्स हॉस्पिटल और यहाँ के स्टाफ डॉक्टर विनय सिंह एवं उनके स्टाफ को, पूरे ऑर्थोपेडिक स्टाफ को और नर्सिंग स्टाफ को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हॉस्पिटल के द्वारा दिया गया खाना और यहाँ की साफ़ सफाई है, हर तरीके की सुविधा है। पेशेंट को किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं है, ना अटेंडेंट को परेशान किया जाता है। हर आदमी, हर स्टाफ, गार्ड, नर्सिंग स्टाफ सब लोग यहाँ कोऑपरेट करते हैं और बहुत ही अच्छा खाना दिया जाता है और बहुत साफ़ सफाई रखी जा रही है। कोरोना काल के चलते अब कॉलेज शिक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों को प्रमोट करने के लिए सरकार ने फैसला ले लिया है। इसको लेकर रविवार को सरकार ने आदेश जारी कर दिए। तो वहीं इस मुद्दे पर क्या है स्टूडेंट्स की राय, इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता मुबारिक खान ने स्टूडेंट्स से खास बातचीत की। लगभग 20 लाख अभ्यर्थियों को प्रमोट करने की सरकार के फैसले को किस तरह जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, विद्यार्थी हैं, वो किस तरह देखते हैं, उसी को लेकर हम राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों से बात करेंगे।
किस तरह देखते हैं जो प्रमोट करने का सरकार का फैसला है? बीमारी को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। जी, ये सरकार का एक सराहनीय कदम है, ऐतिहासिक फैसला है छात्रों के भविष्य और उनके हितों में देखते हुए, क्योंकि हमने देखा कि कोरोना की जो दूसरी लहर थी बहुत ही भयानक थी, जिसमें हजारों लोग मर गए और बहुत ही मतलब पीड़ा हुई। हमने हमारे परिवार के कई सदस्यों को खो दिया। तो सरकार का जो फैसला है इसका हम स्वागत करते हैं, सराहनीय कदम है। और सरकार ने फैसला किया है कि जुलाई के अगस्त सप्ताह में या अगस्त के पहले वीक में फाइनल की परीक्षाएं ले लेंगे और फर्स्ट ईयर को प्रमोट कर देंगे। सेकेंड ईयर का है जो उसको प्रोविजनल प्रमोट करेंगे। उसका प्रोविजनल से मतलब है कि या तो उस समय में सामान्य स्थिति हो जाएगी तो एग्जाम हो जाएंगे, नहीं तो फिर प्रमोट होंगे। तो इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। छात्रों तो में बहुत अच्छा। देखिए और भी कुछ लोग उनसे हम बात करेंगे। किस तरह देखते हैं भाटी जी आप, क्या लगता है आपको जो प्रमोट करने का सरकार का फैसला? देखिए, कोरोना के बाद की जो परिस्थितियां थी, विद्यार्थियों में पढ़ नहीं पाए थे, पूरे वर्ष भर ऑनलाइन पढ़ाइयाँ चली हैं, बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पाए हैं, उनमें संशय की स्थितियां बरकरार थी एग्ज़ाम्स को लेकर। और सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। सरकार की गाइडलाइन में, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में फाइनल ईयर को एग्ज़ाम्स करवाने की बात थी। सरकार ने उसके लिए स्पष्ट निर्देश दे दिए कि फाइनल ईयर वालों के एग्ज़ाम्स लिए जाए। फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जिनकी कक्षाएं ऑनलाइन चली थी, मुश्किल से लग नहीं पाई थी, कई जगह ऐसी स्थितियां थी, नेटवर्क की वजह से बच्चे कक्षाएं नहीं ले पाए थे, उन लोगों को प्रमोट किया गया। सेकेंड ईयर वालों को भी प्रमोट कर दिया गया है, प्रोविजनली उन लोगों को प्रमोट किया। अगर स्थितियां सामान्य होगी तो सरकार उनका एग्जाम्स ले लेगी। सरकार बहुत ही संवेदनशील है, माननीय मुख्यमंत्री बहुत ही संवेदनशील है और छात्रों के हित में फैसला लेते हुए उन्होंने बच्चों को प्रमोट किया है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है और एनएसयूआई के साथ साथ एक छात्र होने के नाते भी हम सरकार की इस पहल का स्वागत करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया, जिससे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य जो अंधकार में जाता कोरोना की वजह से, उनमें जो भय की स्थितियाँ थी वो अब स्पष्ट होंगी, जो भय के बादल हैं वो स्पष्ट होंगे और बच्चे अच्छे वातावरण में, स्वच्छ वातावरण में अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे, अगली कक्षाओं की तैयारियां कर सकेंगे। नया सेमेस्टर जल्द शुरू होगा। इन तमाम बातों को लेकर सरकार ने जो फैसला लिया इसका हम खुले मन से स्वागत करते हैं। तो देखिए और भी हम जो विद्यार्थी हैं उनसे बात करेंगे। सज्जन जी, किस तरह देखते हैं, क्योंकि एक साल से जहाँ स्कूल कॉलेज सभी बंद थे, शिक्षाओं के द्वारा सब बंद थे, तो अब जब सरकार ने प्रमोट कर दिया है तो आपको क्या लगता है ये बच्चों के हितों में होगा, नहीं होगा, किस तरह देखते हैं? देखिए, बच्चे तो इस तरीके से खुश हो रहे हैं कि हमारे हित में हैं, लेकिन जिस प्रकार से जो ये वर्तमान में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, वह आगे बहुत विकट परिस्थिति से गुजरेंगे। क्योंकि जब सरकारी नौकरी आएंगी, सरकारी नौकरियां प्राप्त करेंगी, तो उनमें अंकों का, जिस प्रकार से कोई स्टूडेंट, जैसे आप पिछली बार प्रमोट हो गया कोई स्टूडेंट 12वीं में, फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो गया, सेकेंड ईयर प्रमोट हो गया, थर्ड ईयर में डायरेक्ट जाएगा, तो वो किस तरीके से अंकों का निर्धारण करेंगे ये लोग? जब कॉपी और पेन का उपयोग नहीं हो रहा तो प्रमोट किस आधार पर? तो मैं तो यही कहना चाहूँगा एक शोधार्थी होने के नाते कि छात्रों की परीक्षाएं, अधिकतम परीक्षाएं लेनी चाहिए, जिससे कि उनके अंकों का निर्धारण किया जा सके। जैसे कि अब ठीक है, फर्स्ट ईयर के अंदर भी प्रमोट कर दिया, 12वीं में प्रमोट हो गया वो स्टूडेंट, तो उसके अंकों का निर्धारण किस आधार पर करेंगे? कह रहे हैं कि 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर। तो आप प्रमोट कर रहे हो 12वीं में, तो 12वीं के अंक कौन से अपनाओगे आप? तो ये सब चीज़ें, इसमें एक निर्धारण मापदंड होना चाहिए, जिससे कि एक आम स्टूडेंट जो कि एक मीडियम स्टूडेंट है उसको नुकसान नहीं हो, वह अच्छे अंक बना सके, उस आधार पे उनको प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि इसमें उस स्टूडेंट का नुकसान है जो कि एक मीडियम स्टूडेंट है, एक निम्न स्तर का स्टूडेंट है, जो कि पढ़ने में बहुत कमजोर है, उसको उसी परसेंटेज में दोहराना पड़ेगा, क्योंकि वो वर्तमान में अगर पढ़ करके अच्छी परसेंटेज बनाना चाहता है तो वो नहीं बन पाएंगे प्रमोट करने से। तो यही है। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सरकार ने जो गाइडलाइन निकाली है कल, उसमें रिसर्च के स्टूडेंटों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। रिसर्च के स्टूडेंट परेशान है, न छात्रावास खुले हैं, न लाइब्रेरी खुली है, न और कुछ, तो वो स्टूडेंट थीसिस अपनी किस आधार पर लिखे? तो उन स्टूडेंटों के लिए सरकार को नई गाइडलाइन बनानी पड़ेगी, नए दिशा निर्देश जारी करने चाहिए तुरंत प्रभाव से, जिससे कि वो अपना थीसिस जमा करा सके। धन्यवाद। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करें। भाई, किस तरह, क्या लगता है आपको जो प्रमोट करने का जो फैसला? प्रमोट करने का सरकार का जो फैसला है वो वाकई बहुत अच्छा फैसला है, सराहनीय फैसला है। क्योंकि सबसे पहले छात्रों का भविष्य है, तो स्वस्थ, अगर बच्चे स्वस्थ होंगे तो एग्जाम देंगे ना। अगर एग्जाम करवाते तो कितने बच्चे, क्या परिस्थितियाँ बनती, वो अपन एक बार सोच के वैसे डर सा लगता है। तो जो सरकार ने फैसला लिया है ये बहुत अच्छा फैसला है, सरकार का सराहनीय फैसला है और इसका हम समर्थन करते हैं। देखिए, ये थे विश्वविद्यालय में जितने भी छात्र हैं, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि सरकार का जो फैसला है, हालांकि बीमारी को देखते हुए एक बढ़िया और सराहनीय कदम बताया, लेकिन दूसरी ओर जो शोध से जुड़े जो छात्र हैं उनका कहना है सरकार ने हालांकि शोध को लेकर किसी तरह की गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, जिसको लेकर जो विद्यार्थी हैं वो काफ़ी चिंतित है, परेशान है कि उसको लेकर हमारी शोध का क्या होगा, हमारी शोध को लेकर नई गाइडलाइन जारी होनी चाहिए और शोध की जो
चीज़ें हैं उनको सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, ताकि बच्चों को अपने भविष्य को लेकर चिंता ना हो। साथ ही दूसरी ओर जो लगभग 20 लाख के विद्यार्थी हैं, इनको प्रमोट सरकार ने कर दिया है। कोरोना की जो तीसरी लहर की जो आशंका सरकार को, उसको देखते हुए सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया। कैमरा पर्सन नरेश पारिक के साथ मुबारक खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।